टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, मैंने लिखा है। चलो देखते हैं। कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन is ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कहता है? कहता है मान लो कोई एक एटम है, ठीक है, ये एटम है, ठीक है, इसमें क्या आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर पड़ा, इस पर तो नेगेटिव चार्ज है। ये है आपके पास एटम, सेंटर में क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही होगी, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है जब फोर्स दो चार्ज के बीच में लगती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को किसी फोर्स से खींच रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। अभी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, जब ये खींचेगा इसके वैलेंस शेल में आ जाता है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में आके यहाँ पे बैठ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये एंटर कर जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो फिर से समझो, एक एटम है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ पे। अब पता है दो चार्ज के बीच में फोर्स लगती है, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये न्यूक्लियस इस फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, जब इसकी वैलेंस शेल में आके एंटर कर जाएगा, तब यहाँ पे कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसको डिनोट करेंगे, जिससे लिखते हैं हम लोग डेल्टा एच, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी कहा जाता है इसको ऐसे। तो डेल्टा एच हमारे पास दो तरह का है, एक होता है नेगेटिव डेल्टा एच, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव किस कंडीशन में होगा? जब रिएक्शन आपकी होगी एक्सोथर्मिक, जब रिएक्शन होगी आपकी एक्सोथर्मिक। और पॉजिटिव किस केस में होगा? जब रिएक्शन आपकी होगी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वह रिएक्शन होती है जिसके अंदर से हीट निकलेगी, एंडोथर्मिक वह रिएक्शन जिसके अंदर हम लोग हीट सप्लाई देंगे, ठीक है। ये बात समझ आई? डेल्टा एच दो होंगी, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है और एक पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या फिर कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसमें पूछा जाए डेल्टा एच क्या है, तो आप क्या लिखोगे? नेगेटिव। अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा आपका? पॉजिटिव। चलो एक कंडीशन लेके समझाता हूँ मैं आपके पास, ठीक है। एक एटम ए है, कोई भी एटम ए है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया। देखो इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, ये एटम मान लो ए है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो कैसा चार्ज आएगा जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वही लिखा है, ठीक है, नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन यहाँ बन गया हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव आयन बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनायन, ठीक है, ये बन गया। अभी देखो इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, अगर हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू बताओ, देखो यहाँ पे जब हम लोग ये कर रहे थे तो यहाँ पे क्या रिलीज हुई थी? एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है, आपने देखा था एनर्जी क्या यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो डेल्टा एच में एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा एच क्या होगा आपके पास? देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या आपके पास? नेगेटिव, ये आ गया आपके पास नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा इसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो डेल्टा एच का हमेशा पॉजिटिव ऑपोजिट होता है, इसका ध्यान रखना। जो डेल्टा एच और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब जिसके अंदर हमें हीट देनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलेगी। कहता है देखो एक एटम है, जैसे एटम है एक, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस, ये वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। कहता है इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो क्या हो सकता है? वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर हमने ऐड किया तो एनर्जी निकल भी सकती है और एनर्जी हमें देनी भी पड़ेगी इसको ऐड करवाने के लिए। ऐसे दो कंडीशन होगी हमारे पास, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे दो कंडीशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, उसकी बात डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। मैंने ये भी डिस्कस किया है कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करोगे, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो और उसमें से एनर्जी निकल रही है, तब क्या आपका होगा, डेल्टा एच जो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास, एक ऑक्सीजन का एक एटम है जो गैस स्टेट में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐड कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो प्लस का साइन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, अनायन बन गया ओ नेगेटिव, ठीक है। अभी जो इसके लिए डेल्टा एच होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ये अभी हमने यहां पे देखा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। समझ में आया। जब एनर्जी रिलीज होगी, जब एटम को हम लोग ऐड करेंगे उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, तो आप नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। ये रही पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। अभी हम चाहते हैं कि वो नेगेटिव बन गया, इसके अंदर चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को हम और ऐड करवा दें। क्या करवा दें, एक एटम को और ऐड करवा दें, तब देखते हैं क्या होता है। जैसे ऑक्सीजन एटम है, नेगेटिव है, इसके अंदर हम लोग एक एटम को और ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो क्या चार्ज आएगा इसके पास, O 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव पहले ही था, एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए जो डेल्टा एच होगा बच्चे, यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है व्हेन एनर्जी इज नीडेड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू एटम द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया था पहले, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू एन अनायन इसको कहते हैं, is opposed by electrostatic repulsion and hence the energy has to be supplied for the addition of electron। देखो क्या है, जैसे एक मेरे पास ये देखो यहाँ पे है, ये बैलेंशियल एटम है, इलेक्ट्रॉन है, इसको इस एटम में हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से और लेकर आ रहे हैं, जब इसके इलेक्ट्रॉन और लेकर आएंगे तब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका भी नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ये अंदर आने नहीं देगा। समझ में आ रहा है। देखो एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करवा दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक और लेकर आना चाहते हैं। जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को और लेकर आएंगे तब इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब मैं इसको यहां पे लेकर आ रहा हूं तो नेगेटिव क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहां पे एंटर नहीं होने देगा। तब हम उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी। जब इसको हम लोग एनर्जी सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाके कहीं बैलेंस शेल में ऐड होगा। समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए जब हम एनर्जी सप्लाई देंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके लिए क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो डेल्टा जिसके लिए क्या बन जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। समझ में आया। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। क्यों, देखो क्यों, इस कंडीशन में हमें एनर्जी यहां पे देनी पड़ रही है, यहां पे क्या देना पड़ रहा है हमें, एनर्जी, ठीक है। और यहां पे क्या निकल रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी हमारे पास। समझ में आया आप लोगों को। बहुत सिंपल है, जब किसी गैसेस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को, पहला इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया तब उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो मैंने आपको यहां बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से ऐड है उसमें नेगेटिव चार्ज है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड करेंगे उसको भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में रिपल्शन करेंगी, वो नहीं ऐड होने देंगी। उसके लिए हमें अलग से एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं इलेक्ट्रॉन ये इसके अंदर ऐड हो पाएगा। तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, जहां पे एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा एच है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आपस में ऑपोजिट है, ठीक है। ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। तो यहां पे मैंने एक फैक्टर लिखा एटॉमिक साइज, यहां पे मैंने लिखा एक फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, कि इन दोनों फैक्टर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पहला मैं लेता हूं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज का मैं दो कंडीशन लूंगा, ठीक है। एक कंडीशन लेते हैं हम लोग, जब एटम क्या है, देखो एक एटम का न्यूक्लियस है ये,
ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम है, वैलेंस शेल। एक एटम हमारे पास ये है, ठीक है, इसका वैलेंस शेल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, समझ में आया? ठीक है, एक छोटा एटम और एक उससे बड़ा एटम। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा एटम, ये बड़ा एटम का साइज, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, देखो ये एटम है ना, एटम के सेंटर में क्या न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा, मतलब खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। किस फोर्स से खींचेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये अपनी तरफ आप इसको खींचेगा, ठीक है, खींच रहा है। यहां पर भी एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी फोर्स से यहाँ पे खींचेगा, ठीक है। अब इसको, ये जो न्यूक्लियस का साइज है छोटा है ना, एटम का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है न्यूक्लियस से कम, इसमें दूरी क्या है, ज्यादा। अब इसमें दूरी कम है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींचेगा, दूरी कम है ना, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब इसको जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है यहाँ पे वो बहुत ही कम है, सॉरी ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। और यहाँ पे देखो सेंटर में न्यूक्लियस है और दूरी ज्यादा है, तो ये कम फोर्स से खींचेगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी, या हमें कम देनी पड़ेगी वैलेंस शेल में ऐड करवाने के लिए। चलो देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ता है। जो अभी हमने समझा, हमने क्या समझा, अगर एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो क्या कंडीशन यहाँ पे बनेगी, देखो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी साइज ऑफ एटम। मतलब समझ में आया? एटम का साइज अगर बड़ा करते जाओगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, समझ में आ रहा है ना। जैसे जैसे आपका एटम का साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी और उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज का, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस, एक एटम और बनाते हैं, ठीक है? ये क्या है, न्यूक्लियस, ये रहा एक एटम, ठीक है, ये रहा हमारे पास सेकंड एटम। सही से नहीं बन पाया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस मान लेते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का अगर समझते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, 3। इसमें मान लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास है 5, मतलब इसका न्यूक्लियर क्या होगा, 5। न्यूक्लियर चार्ज का नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे अंदर, क्योंकि प्रोटॉन ही तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे 3 चार्ज है, यहाँ पे 5 चार्ज है, ठीक है। एक मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। किस फोर्स से खींचेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस उसको खींचेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा फोर्स से कौन खींचेगा इसको, ये खींचेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, ज्यादा चार्ज है। देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ को खींचेगा। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आती है, यहाँ बात समझ में आती है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया? जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ filled एंड completely filled orbitals of a subshell is comparatively more, and the addition of an extra electron to such an system is difficult, and hence the electron affinity value decrease। क्या कहता है, कहता है जो आपके पी सबशेल है, मान लो क्या कहता है, जैसे मान लो यहाँ पे पी सबशेल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पी सबशेल है, यहाँ पे लेता हूं मैं, ठीक है। इधर लिखता हूं मैं हाफ फिल्ड और मैं इधर लिखता हूं फुली फिल्ड, यहाँ पे
या कंप्लीटली फिट, ठीक है। यहाँ पे पी चल लेता हूँ, यहाँ पे डी लेता हूँ, यहाँ पे डी लेता हूँ। अब हमें पता है पी हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, पी फुल में कितने 6, डी हाफ में कितने होते हैं 5, डी फुल में कितने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जो आपके हाफ फील्ड होते हैं और जो फुली फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली मोर, ये ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। एंड द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू सच एन सिस्टम इज डिफिकल्ट एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज। मतलब ये है स्टेबल, अब इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी, वैल्यू बहुत ही गिर जाएगी, बहुत ही कम होगी, डिक्रीज करते हैं। ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो पहले डिस्कस करते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन तब क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा जब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीज होने का रीजन क्या है, क्यों वो इंक्रीज हो रहा है, तो रीजन है उसका सिंपली कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इस एरो का मतलब होता है इंक्रीज, ऊपर को बनाऊंगा तो इंक्रीज, अगर नीचे को बनाऊंगा तो डिक्रीज, ठीक है। अभी देखो फिर से डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, रीजन है ना उसका क्या, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी अगर हम लोग ऊपर से नीचे को आते हैं। डिक्रीज करने का रीजन क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो डिक्रीज कर रही है उसका रीजन क्या है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। वो यहीं पे तो लिखा मैंने, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। जितना बड़ा एटॉमिक साइज उतना कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप 17 का वो डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहां पे ग्रुप 17 के एलिमेंट लिखूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 के एलिमेंट लिखे हैं। अगर मैं बोलूं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करो, लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखो इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप क्या लिखोगे, सिंपली जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। सिंपली क्या लिखोगे, जो आप एक्सपेक्टेड करते हो, क्या करते हो कि पहले फ्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी। ऐसा आपने क्यों कहा, आपने एक चीज पढ़ा है, जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का रीजन क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नीचे नीचे आ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, बट ऐसा नहीं होता है। जो आपकी रियलिटी है, इसकी रियलिटी जो है, ठीक है, जो एक्चुअल में वो है आपका क्लोरीन पहले आता है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। तो बच्चे एक रीजन आता है यहाँ पे, जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन से पहले क्यों आया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, जैसे ये है मान लो फ्लोरीन का एटम, ये है मान लो क्लोरीन का एटम। क्लोरीन का थोड़ा बड़ा, फ्लोरीन का थोड़ा छोटा। अगर इसे इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सेप्ट करना है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एटम छोटा है, एटम छोटा है, इसके इलेक्ट्रॉन पास पास हैं, ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होगी।
और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सही से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। क्लोरीन का एटम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन नीचे साइज बड़ा है ना, क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर हैं और इसका साइज बड़ा है। इलेक्ट्रॉन को जब इसने जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, इसके पास इसको रखने की जगह भी है। इसमें रिपल्शन कम है इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्यों? क्योंकि इसमें एटम का साइज बड़ा है, इसमें साइज छोटा था। ठीक है, एक तो आप ऐसे समझ सकते हो इसका साइज छोटा था, इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक नजदीक है। बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा। एक इस तरह समझ सकते हैं कि इसके अंदर जगह कम है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ला तो लेगा, खींच लेगा, बट इसको रखने की जगह कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन की एटम साइज बड़ा है, इसके पास रखने की ज्यादा जगह है, इसलिए क्या करता है क्लोरीन को इजिली एक्सेप्ट कर लेता है और रख लेता है। ठीक है, फ्लोरीन से पहले। इसीलिए जो रेडियस है क्लोरीन की पहले होती है, ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन।